कैप्सूल एंडोस्कोपी बेसिकली एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के साइज़ का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर एक कैमरा लगा होता है और वो कैप्सूल पेशेंट एक पानी के साथ स्वॉलो करता है और वो हमारे पेट और आँत की हर हर सेकंड में 3 से 4 फ़ोटोग्राफ लेता है और वो 6 से 8 घंटे में पूरे पेट और आँत से होता हुआ टॉयलेट में निकल जाता है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कुछ चीज़ों के लिए रखी है। एक तो हमारा हॉस्पिटल पहले एज अ प्राइमरीली एक जीआई सेंटर होता था, जिसमें हम प्राइमरली पेट और लिवर की बीमारियों का इलाज करते थे। बट ओवर लास्ट 1 to 2 ईयर्स हमने धीरे-धीरे अपने हॉस्पिटल को एक मल्टी स्पेशलिटी बट एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में धीरे-धीरे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और हमने सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स ऐड ऑन किए हैं, जिसमें हमारा एक पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर का डिपार्टमेंट है, जिसको डॉक्टर संदीप भादु रन कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट जिसको डॉक्टर अंकुर साहू रन कर रहे हैं और सर्जरी एंड ऑन्को सर्जरी का डिपार्टमेंट जिसको डॉक्टर आकाश रन कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने जो कुछ उपलब्धियां या कुछ नई चीज़ें करी हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। मेरा डिपार्टमेंट जो कि पेट और लिवर के बीमारियों का डिपार्टमेंट है, हम रूटीन चीज़ें जो जीआई और गैस्ट्रो में होती है, वो सब तो हम बहुत टाइम से कर ही रहे हैं। 2 नई चीज़ें जो हमने डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस की हैं, एक है जिसको कहते हैं स्पाई ग्लास और दूसरी चीज़ है जिसको कहते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। स्पाई ग्लास बेसिकली एक एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम जो पित्त की नलकी होती है, उसके अंदर स्कोप डाल के उसको हम अंदर से देख सकते हैं। नॉर्मली पित्त की नलकी के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो एक तरह से ब्लाइंड प्रोसीजर होते हैं, जो सिर्फ हम एक्सरे में देखते हैं। एक्सरे में हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देती है, बट हम अंदर का जो एरिया है उसको हम डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते थे। बट हम स्पाई ग्लास से हम जो सीबीडी होती है, जो बाइल डक्ट होती है, हम उसको डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं और जिन पेशेंट्स के अंदर अंदर कोई गांठ होती है या बहुत बड़ी पथरियाँ होती है जिसको हम रूटीन में नहीं निकाल सकते, उन पथरियों को हम लेज़र से ब्रेक करके उन पथरियों को निकाल सकते हैं। स्पाई ग्लास से हम बहुत सारे पेशेंट्स जिनको पित्त की नलकी का कैंसर होता है या एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो इस स्पाई ग्लास से पिकअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा वो कैप्सूल एंडोस्कोपी है। कैप्सूल एंडोस्कोपी एक रिलेटिवली न्यू प्रोसीजर है, बट हम इस एरिया में बहुत कॉमनली उसको कर नहीं रहे थे। कैप्सूल एंडोस्कोपी बेसिकली एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के साइज़ का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर एक कैमरा लगा होता है और वो कैप्सूल पेशेंट एक पानी के साथ स्वॉलो करता है और वो हमारे पेट और आँत की हर हर सेकंड में 3 से 4 फ़ोटोग्राफ लेता है और वो 6 से 8 घंटे में पूरे पेट और आँत से होता हुआ टॉयलेट में निकल जाता है। और उस दौरान ये कॉमनली हम छोटी आँत के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटी आँत ऐसा एरिया है जिसको हम स्कोप से पूरा देख नहीं सकते। छोटी आँत बहुत लंबी होती है, 6 से 7 मीटर की होती है, तो उसको विजुअलाइज़ करना दूरबीन से कई बार पॉसिबल नहीं होता। मतलब कुछ डीपर एरियाज़ होते हैं जो हमेशा ना अल्ट्रासाउंड, ना सीटी, ना किसी और टेस्ट में पिकअप होते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी हमारे को उन एरियाज़ को विजुअलाइज़ करा सकता है। अभी हमने रिसेंटली ही कल एक पेशेंट का कैप्सूल एंडोस्कोपी किया। वो पेशेंट पिछले 3 से 4 महीने से दिल्ली, चंडीगढ़ हर जगह मल्टीपल टेस्ट करा चुका था, सीटी, रेडियोलॉजी के एमआरआई, बट किसी भी चीज़ में उसके पेट का दर्द कारण नहीं पता चला। कल हमने जब उसका कैप्सूल किया, तो उसकी छोटी आँत में मल्टीपल जगह पे अल्सर दिखाई दिए। तो उससे हम उसका मतलब डायग्नोसिस पिकअप कर पाए और हम उसका प्रॉपर्ली अब ट्रीटमेंट कर पाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अपने डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस की हैं। बाकी पल्मोनोलॉजी का मैं एक बार डॉक्टर संदीप से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बताएँ। गुड आफ्टरनून। अभी हमने 2 पेशेंट में जो स्टंट डाला था उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये दोनों पेशेंट जो थे काफ़ी लंबे टाइम से खांसी से पीड़ित थे। इन्हें कुछ भी खा रहे थे तो वो सांस की नली और जो आपका खाने की नली है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन था। तो खाना पेट में जाने की बजाय वो फेफड़े में जा रहा था, तो उस खाना खाते समय उन्हें खांसी आ जा रही थी और उन्हें बारी-बारी फेफड़े में निमोनिया और संक्रमण हो रहा था फेफड़े का, तो उन्हें रिकरेंट बुखार वगैरह आ रहा था बारी-बारी। तो फिर हमने इस लक्षण को देखते हुए हमारे दिमाग में ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं इस बीमारी को, उसका हमें डाउट हुआ। फिर हमने इस पेशेंट में एंडोस्कोपी की पहले, फिर ब्रोंकोस्कोपी की, तो हमें उसका कन्फर्मेशन आया। बाद में सीटी से उसका साइज़ वगैरह का हमें आइडिया हुआ। फिर हमने डिसाइड किया कि इसके अंदर सिलिकॉन स्टंट डालना चाहिए, कि सिलिकॉन स्टंट एक ऐसा स्टंट होता है जो कि लंबे टाइम तक सांस की नली में टिक सकता है। तो मेटालिक स्टंट आपको थोड़े टाइम बाद निकालना पड़ता है।
क्योंकि दोनों पेशेंट्स की उम्र कम थी, एक 25 साल का पेशेंट है, एक 35 साल का, तो उनके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, तो एक ऐसा स्टेंट डाला जाए जिसमें लाइफ प्रोलॉन्ग हो। तो इसलिए हमने सिलिकॉन स्टेंट डालने का फैसला किया। फैसला करने के बाद जो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू वो डाला जाता है, वो जो कि यूजुअली हिसार में नहीं होता है, चंडीगढ़ पीजीआई जैसे सेंटर में वो routinely होता है। तो फिर हमने सिलिकॉन स्टेंट डाला। स्टेंट डालने के बाद दोनों पेशेंट्स को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया गया। अराउंड उन्हें 80-90% उनके जो लक्षण थे, खाना खाते समय जो खांसी आ रही थी या जो कुछ निगल नहीं पा रहे थे, वो उनका काफ़ी हद तक ठीक हो गए। आज भी पेशेंट रूटीन फ़ॉलो-अप में आए थे, वो अभी ठीक हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, तो जो लोग बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको साँस की समस्या रहती है। तो उसकी वजह से उनको जो है बारी-बारी ऑक्सीजन पे लेना पड़ सकता है या कई बार ऐसी हालत आ जाती है कि वेंटिलेटर पे उन्हें डालना पड़े। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर से संबंधित है, तो इन पेशेंट्स को एक बिना इंट्यूबेशन किए एक मास्क बोलते हैं एनआईवी, नॉन इन्वेसिव मास्क, उसपे प्रेशर से आप ऑक्सीजन या प्रेशर से आप सपोर्ट कर सकते हो ब्रीदिंग को, जिससे पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है और डिस्चार्ज के टाइम पे घर पे भी इसे यूज़ किया जा सकता है। धन्यवाद। कुछ आप इसका हिंदी में क्या लोगों को बताएं? श्वास रोग विशेषज्ञ। श्वास वो होल बॉडी होल बॉडी नहीं, फेफड़ा रोग फेफड़ा रोग, लंग्स लंग्स। श्वास रोग से जुड़े आप पूछना चाहेंगे कि मतलब कोरोना का असर जो है आप कितना देखने को मिल रहा है उसके फेफड़ों के ऊपर, मतलब कितना असर डाला है वैक्सीन ने या फिर जिनको कोरोना हो? सर, कोरोना का ऐसा है कि मोस्टली पेशेंट्स के अंदर जो कोरोना था वो हमारे सिटी में कुछ लोगों में फाइंडिंग मिलती है। जिनको सीवियर कोरोना हुआ था, अगर आप उनका सीटी कराते हैं, तो उनके अंदर आपको कुछ सीटी फाइंडिंग्स मिलती हैं जो कि आप हिस्ट्री लोगे तो सजेस्ट करता है कि ये कोरोना से रिलेटेड होगा। बट अभी उतने मेजॉरिटी में केसेस नहीं हैं उस चीज़ के। दे आर इम्पैक्टिंग ओनली, मतलब 100% हम अगर लंग वॉल्यूम बोल लेते हैं, जो रेजिडुअल डिजीज है दैट इज ओनली 5 to 7%। पोल्यूशन का क्या होता है? आपके कॉलोनी के पेशेंट्स बढ़े हैं, ये जितना पोल्यूशन इस समय है, हाँ जी गाड़ी सर। का और पेशेंट्स बढ़े हैं और किस तरह के जनरली क्या होता है सर, जो भी ठंड का मौसम होता है उससे हमारे जो श्वास की नली है वो सिकुड़ती है और उसमें बलगम वगैरह आना बढ़ जाता है। और सेम जैसे प्रदूषण वगैरह बढ़ता है, तो जो भी सांस की बीमारियां हैं वो मेनली 2 रीजन की वजह से बढ़ती है। एक तो इन्फेक्शन की वजह से और एक हवा में बदलाव की वजह से। और हवा में जितना बदलाव हुआ है उसकी वजह से डेफिनेटली कि दिल्ली में हमारे कंपैरिजन में सांस के केस ज़्यादा होते हैं हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वहाँ पे थोड़े से इस तरह के केस कम पाए जाते हैं। पर हमारा जो ये अक्टूबर टू मार्च होता है, ये इसमें हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उनको बचने के लिए या तो इम्यूनाइजेशन होता है कि आप इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। अस्थमैटिक पेशेंट जो हैं वो मास्क लगा सकते हैं कि ठंडी हवा के संपर्क में कम हो। डॉक्टर साहब, देखा जाए सीपीओडी के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्बन सेक्टर, रूरल में ज़्यादा दिख रहे हैं, हाँ जी। तो क्या बेसिक रीजन? सर, अर्बन रूरल सेक्टर में एक्चुअली क्या है कि ग्रुप में लोग बैठ के हुक्का वगैरह पीते हैं, तो स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सीओपीडी, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा रीज़न है वहाँ पे हाउस होल्ड पोल्यूशन, मतलब घर के अंदर का पोल्यूशन अलग है। आज भी आप देखेंगे कि काफ़ी घरों के अंदर चूल्हे के ऊपर रोटियाँ बनाई जाती हैं या जो पशुओं का खाना है वो उसी पे बनाया जाता है, तो अमाउंट ऑफ जो पोल्यूशन उससे क्रिएट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इम्यूनाइज कैसे करें आज? सर, इम्यूनाइजेशन के लिए जनरली 3 वैक्सीन रिकमेंडेड है। एक है आपका इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड, एक है निमोनिया से रिलेटेड। निमोनिया एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, उसकी 2 वैक्सीन आती है। एक 5 साल में एक बार लगती है, एक लाइफ टाइम में एक बार लगती है। जो भी 65 साल से ऊपर के लोग हैं और जिन्हें सांस से संबंधित रोग हैं, उन्हें वो डेफिनेटली वो वैक्सीन लगाना चाहिए। आजकल होम रेमेडी क्या है इमीडिएटली लोगों के लिए इसके लिए पोल्यूशन के लिए? सर, ऐसा है कि अगर सांस में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसके अंदर चाय या कॉफी या कोई भी गर्म चीज होती है उसमें थोड़ा सा आराम मिल सकता है, क्योंकि उसमें थियोफाइलिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि सांस की नली को डायलेट करता है। नमक डालने
नमक का सर डिपेंड कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है या कार्डियक डिजीज है। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहिए, आपने धूम्रपान की बात की, लेकिन बहुत से लोग बेवफाए बीत माने क्या कहते हैं कि रम या फिर ब्रांडी वगैरह यूज करने से सांस का जो प्रॉब्लम है उस पे क्या? सर इसका कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से ये चीजें ठीक होती हैं। कई हाँ जी सर, कमी आती हो कोई? नहीं कमी नहीं है सर। देखिए अल्कोहल किसी भी फॉर्म में या किसी भी मात्रा में बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो आप ये कह रहे हैं रम और ब्रांडी, बेसिकली इसका जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ये है कि इन चीज़ों को लेने से जो आपकी पेरिफेरल जैसे स्किन है या पेरिफेरल एरियाज हैं उसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाती है, वेसोडाइलेटेशन करते हैं। तो उसकी वजह से जैसे किसी पेशेंट को अगर ठंड की फीलिंग आ रही है तो उसको थोड़ा सा वार्म फीलिंग आती है, तो वो कुछ घंटे के लिए उसको एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है कि हाँ मेरी बॉडी जो ठंड फील कर रही थी वो थोड़ी गर्म हो गई है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो आर्मी सर्कल्स में एक कॉमन परसेप्शन है कि किसी को रात को ठंड लगी हुई है उसको थोड़ी सी ब्रांडी पिला दो, इवन कई बार बच्चों को भी पिला देते हैं। तो वो सिर्फ एक वेसोडाइलेटेशन का काम करता है जिससे कि बॉडी वार्म हो जाती है, बट अल्टीमेटली वो जो हीट जनरेट हो रही है वो आपकी बॉडी की इंटरनल हीट ही है, वो जो बाहर जनरेट कर रहे हैं। बॉडी हमेशा अपने आप को इंटरनली प्रोटेक्ट करेगी कि जो आपका कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, पेरिफेरली अगर ठंड हो रही है कोई बात नहीं, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प कर सकता है कि जी 1-2 दिन के लिए किया तो आपको थोड़ा हेल्प करेगा, बट अगर लॉन्ग टर्म में आप कोई भी फॉर्म में अल्कोहल ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में वो बॉडी के हर ऑर्गन्स के लिए नुकसानदायक होता है। एक और परसेप्शन लोगों की होती है कि जी लो लो क्वांटिटी में अल्कोहल लेने से या वाइन लेने से हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है। ये सारा कुछ एक सिंगल स्टडी के ऊपर किसी ने बनाया हुआ है, और इसको जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने इतना प्रमोट किया कि जनरल पब्लिक को एक ही परसेप्शन हो गई है कि इसको लेने से फायदा होता है, जबकि जो साइंटिफिक डेटा है उसको हर कोई दबा देता है कि एक्चुअल डेटा जो कह रहा है कि उससे जो होने वाले नुकसान है वो हजारों में है, बट वो एक सिंगल चीज को अल्कोहल बनाने वाली कंपनी से पकड़ के उसको प्रमोट कर दिया कि जी इससे हार्ट प्रोटेक्शन मिलती है, और वो जिसको अल्कोहल लेना है वो उस चीज़ के लिए एक उसको बहाना मिल जाता है कि जी मैं अल्कोहल ले रहा हूँ तो मेरे हार्ट को प्रोटेक्शन मिल रही है। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर साहब ये जो कैप्सूल कैमरा और स्पाई कैमरा है, हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट कहाँ हरियाणा में या देखिए स्पाई ग्लास अभी आसपास कहीं पे नहीं है, स्पाई ग्लास सिर्फ गुड़गांव और दिल्ली में अवेलेबल है, ठीक है। ये मतलब राजस्थान साइड जयपुर वगैरह में अवेलेबल है, बट हमारे हरियाणा वाले एरिया में आसपास कहीं पे अवेलेबल नहीं है अभी। एंड कैप्सूल कैमरा? कैप्सूल भी अभी सिर्फ यहाँ पे हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी कैप्सूल बेसिकली कैप्सूल का सिस्टम बहुत सिंपल होता है। ये एक एक जैकेट टाइप होती है जिसके अंदर एक रिकॉर्डर होता है, तो वो कैप्सूल जो भी फोटो लेता है उस रिकॉर्डर में ट्रांसमिट हो जाती है, और उसकी जो एक वो चिप होती है वो चिप आप कंप्यूटर में डाल देंगे, वो सारा डेटा ट्रांसफर कर देगी, और 1 घंटे के अंदर आप वो पूरी पिक्चर्स को आप वीडियो की तरह देख लेते हैं, और वो वीडियो से आपको बेसिकली पता चल जाता है कि कहाँ-कहाँ पे फाइंडिंग्स हैं, और वो फाइंडिंग्स आपको बस इंटरप्रेट करनी होती हैं। तो एज़ अ डॉक्टर हमारा मेन काम वो पिक्चर्स को इंटरप्रेट करना है, बाकी तो मतलब टेक्निकल सा ही काम है कि वो कैप्सूल लेके उसको जस्ट बांधना है पेशेंट के ऊपर। डॉक्टर साहब खर्चे की बात करें तो इसमें कितना खर्चा लग जाता है? देखिए कैप्सूल एंडोस्कोपी का खर्चा अराउंड 70 to 80,000 पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी है अल्टीमेटली। मतलब अब ये चीज़ एक और लेवल पे एडवांस हो गई है कि जो कैप्सूल की पिक्चर्स हैं वो एआई आपको डायरेक्टली इंटरप्रेट करके बता देता है कि कौन-कौन सी पिक्चर्स एबनॉर्मल हैं। तो जो कैप्सूल को पढ़ने में आपको अगर 1 घंटा लगता था तो वो एआई आपका वो पूरा 15 मिनट में कर देता है, बिकॉज़ वो नॉर्मल पिक्चर्स को हटा देगा। तो जो एबनॉर्मल पिक्चर्स हैं सिर्फ वो आपको देखनी है कि इसमें क्या-क्या है, उस फाइंडिंग्स को आपको देखना है। तो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महँगी है, बट जिन पेशेंट्स को पेट के दर्द या आंतों की प्रॉब्लम लंबे टाइम से चल रही है और आपको बाकी टेस्टों में कई बार डायग्नोसिस नहीं मिलता, उसमें कैप्सूल आपको हेल्प करता है। एक चीज़ जो कैप्सूल करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, अगर किसी पेशेंट की आंतों में ब्लॉकेज है, तो उसके अंदर रूटीन कैप्सूल नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ वो कैप्सूल फिर आंत में ही रह जाएगा, क्योंकि कैप्सूल को नीचे जाने के लिए ओपन रास्ता चाहिए। तो अगर कहीं पे आंत में रुकावट या नैरोइंग है, तो वहाँ पे वो कैप्सूल रुक जाएगा। ऐसे केसेस में एक एडवांस कैप्सूल आता है जिसको पेटेंसी कैप्सूल कहते हैं। वो कैप्सूल अगर कहीं रुक जाएगा तो वो कुछ हफ्ते बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाता है बॉडी में, तो वो कैप्सूल बॉडी में रहता नहीं है, बट अगेन उसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाती है, वो फिर 2-3 लाख का खर्चा चला जाता है। बट बाय एंड लार्ज नॉर्मल कैप्सूल जो है वो हम उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जिसमें हमें कन्फर्म्ड होता है कि इनकी आंतों में रुकावट नहीं है।